नमस्कार दोस्तों, अब हम उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण पाठ का तीसरा भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ATP तथा NADPH कहाँ उपयोग होते हैं और C4 पथ के बारे में। ATP तथा NADPH कहाँ उपयोग होते हैं। हमने पढ़ा है कि प्रकाश अभिक्रिया के उत्पाद ATP, NADPH तथा ऑक्सीजन है। इसमें ऑक्सीजन क्लोरोप्लास्ट के बाहर विसरित होती है, जबकि ATP तथा NADPH का उपयोग आहार अथवा शर्करा को संश्लेषित करने वाली प्रक्रिया में होता है। यह प्रकाश संश्लेषण का जैव संश्लेषण चरण होता है। यह प्रक्रिया परोक्ष रूप से प्रकाश पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह प्रकाश प्रक्रियाओं के उत्पादों अर्थात ATP तथा NADPH के अतिरिक्त CO2 तथा H2O यानी जल पर निर्भर होती है। प्रकाश उपलब्ध न होने के तुरंत बाद कुछ समय तक के लिए जैव संश्लेषण प्रक्रिया जारी रहती है और इसके बाद बंद हो जाती है। यदि इसके बाद पुनः प्रकाश उपलब्ध होता है तो संश्लेषण पुनः आरंभ हो जाता है। हम पहले देख चुके हैं कि H2O के साथ CO2 के मिलने से CH2ON अथवा शर्करा उत्पादित होती है। यह वैज्ञानिकों की रुचि थी कि उन्होंने यह खोजा कि यह प्रतिक्रिया कैसे संपन्न होती है अथवा यह जाना कि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया में आने से अथवा यौगिकीकृत होने से कौन सा पहला उत्पाद बनता है। द्वितीय विश्व युद्ध के ठीक बाद लाभदायी उपयोग हेतु रेडियो आइसोटोपिक का उपयोग किया गया। इस उपयोग में मेल्विन केल्विन का कार्य सराहनीय था। उन्होंने शैवाल में रेडियो एक्टिव 14 कार्बन यानी 14 कार्बन का उपयोग प्रकाश संश्लेषण अध्ययन में किया, जिससे पता लगा कि कार्बन डाइऑक्साइड यौगिकीकरण यानी फिक्सेशन पहला उत्पाद एक 3 कार्बन वाला कार्बनिक अम्ल था। इसके साथ ही उसने संपूर्ण जैव संश्लेषण पथ की खोज की, अतः इसे केल्विन चक्र कहते हैं। इस पहले उत्पाद का नाम 3 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल अथवा संक्षेप में PGA है और ये केल्विन चक्र कुछ इस प्रकार का होता है। वैज्ञानिकों ने जानने का यह भी प्रयत्न किया कि सभी पौधे कार्बन डाइऑक्साइड यौगिकीकरण के बाद पहला उत्पाद PGA ही बनाते हैं अथवा फिर अन्य पौधों में कोई अन्य उत्पाद है। बहुत सारे पौधों में व्यापक शोध किए गए जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड के यौगिकीकरण का पहला स्थायी उत्पाद पुनः एक कार्बनिक अम्ल था, जिसमें कार्बन के 4 परमाणु थे। यह अम्ल ऑक्सेलो एसिटिक अम्ल अथवा OAA था। तब से प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के स्वांगीकरण यानी एसिमिलेशन के 2 मुख्य विधियों से बताया गया। जिन पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड यौगिकीकरण का पहला उत्पाद C3 अम्ल PGA था, उसे C3 पथ और जिनका पहला उत्पाद C4 अम्ल OAA था, उसे C4 पथ कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की प्राथमिक ग्राही अध्ययनों से पता लगा कि ग्राही अणु एक 5 कार्बन वाला कीटोस शुगर यह राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट यानी RUBP था। चूंकि पहला उत्पाद C3 अम्ल था, अतः प्राथमिक ग्राही 2 कार्बन कंपाउंड होगा। अंततः 5 कार्बन वाले RUBP की खोज में सफलता प्राप्त हुई। केल्विन चक्र। केल्विन तथा उसके सहकर्मियों ने संपूर्ण पथ का पता लगाया और बताया कि यह पथ एक चक्रीय क्रम में संचालित होता है, जिसमें RUBP पुनः उत्पादित होता है। आइए अब यह देखें कि केल्विन पथ कैसे संचालित होता है और शर्करा यहाँ पर संश्लेषित होती है। शुरू में ही हम स्पष्ट रूप से समझ ले कि केल्विन चक्र उन सभी पौधों में होता है जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनमें चाहे पथ C3 अथवा C4 या कोई अन्य हो। केल्विन चक्र 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है कार्बोक्सिलेशन, जिसमें CO2 राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट से योग करता है। दूसरा है अपकरण, जिसमें कार्बोहाइड्रेट का निर्माण प्रकाश रासायनिक ग्राही तथा
NADPH की मदद से होता है। तीसरा है पुनरुत्भवन, जिसमें CO2 ग्राही राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट का फिर से निर्माण है तथा चक्र चलता है। आइए अब इन भागों को एक एक करके समझें। पहला, कार्बोक्सिलीकरण। कार्बन डाइऑक्साइड के यौगिकीकरण से एक स्थिर कार्बनिक मध्यस्थ बनता है। केल्विन चक्र में कार्बोक्सिलीकरण एक अत्यधिक निर्णायक चरण है, जहां RuBP के कार्बोक्सिलीकरण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। यह प्रतिक्रिया एंजाइम RuBP कार्बोक्सिलेज के द्वारा उत्प्रेरित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप 3 PGA के 2 अणु बनते हैं। चूंकि इस एंजाइम में एक ऑक्सीजनेशन क्षमता भी होती है, अतः ये ज्यादा उचित होगा कि हम इस एंजाइम को RuBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज अथवा रुबिस्को कहें। दूसरा, रिडक्शन यानी अपचयन। यह प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला है जिसमें ग्लूकोज बनता है। इस चरण में प्रत्येक कार्बन डाइऑक्साइड अणु की स्थिरीकरण हेतु ATP के 2 अणुओं का उपयोग फॉस्फोरिलेशन के लिए तथा NADPH के 2 अणुओं का उपयोग अपचयन हेतु होता है। पथ से ग्लूकोज की एक अणु को बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणुओं के यौगिकीकरण तथा चक्करों की आवश्यकता होती है। तीसरा, रीजेनरेशन यानी पुनरुत्भवन। यदि चक्र को बिना बाधा के जारी रहना है तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही अणु RuBP का पुनरुत्भवन बहुत ही आवश्यक होता है। पुनरुत्भवन के चरण में RuBP गठन हेतु फॉस्फोरिलेशन के लिए एक ATP की आवश्यकता होती है। पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड को यौगिकीकरण का पहला उत्पाद यद्यपि C4 ऑक्जेलोएसिटिक अम्ल होता है, फिर भी इन्हें मुख्य जैव संश्लेषण पथ में C4 पथ अथवा केल्विन चक्र ही होता है। इस वीडियो को अब हम ध्यान से देखेंगे। C4 पौधे विशिष्ट है। उनकी पत्तियों में विशेष प्रकार की शारीरिकी होती है। ये उच्च ताप को सह सकते हैं। ये उच्च प्रकाश तीव्रता के प्रति अनुक्रिया करते हैं। उनमें प्रकाश श्वसन प्रक्रिया नहीं होती और उनमें जैव भार अधिक उत्पन्न होता है। आइए इन्हें एक एक करके समझें। C4 पथ पौधों की संवहन बंडल के चारों ओर स्थित बृहद कोशिकाओं कुलाच्छद यानी बंडल शीट कोशिकाएं कहलाती है और पत्तियां जिनमें ऐसे शरीर होते हैं उन्हें क्रैंची शरीर वाली पत्तियां कहते हैं। यहाँ क्रैंच का अर्थ है छल्ला अथवा घेरा। चूंकि कोशिकाओं की व्यवस्था एक छल्ले के रूप में होती है, संवहन बंडल के आसपास कुलाच्छद कोशिकाओं को अनेकों परतें होती है। इनमें बहुत अधिक संख्या में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। इसकी मोटी भित्तियां गैस से अप्रवेशीय होती है और इनमें अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड का प्राथमिक ग्राही एक 3 कार्बन अणु फॉस्फेनाइल पाइरूवेट है और वह पर्णमध्योतक कोशिका में स्थित होता है। इस यौगिकीकरण को पेप कार्बोक्सिलेज अथवा पेपकेज नामक एंजाइम संपन्न करता है। पर्णमध्योतक कोशिकाओं में रुबिस्को एंजाइम नहीं होता। C4 अम्ल OAA पर्णमध्योतक कोशिका में निर्मित होता है। इसके बाद ये पर्णमध्योतक कोशिका में अन्य 4 कार्बन वाले अम्ल जैसे मैलिक अम्ल और एस्पार्टिक अम्ल बनते हैं, जो कि कुलाच्छद कोशिका में चले जाते हैं। कुलाच्छद कोशिका में यह C4 अम्ल विघटित हो जाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड तथा एक 3 कार्बन अणु मुक्त होता है। 3 कार्बन अणु पुनः पर्णमध्योतक में वापस आ जाता है, जहां ये पुनः पेप में बदल जाता है और इस तरह यह चक्र पूरा होता है। कुलाच्छद कोशिका से निकली कार्बन डाइऑक्साइड केल्विन पथ अथवा C3 में प्रवेश करती है। केल्विन एक ऐसा पथ है जो सभी पौधों में समान रूप से होता है। कुलाच्छद कोशिका रुबिस्को से भरपूर होती है, परंतु पेपकेज से रहित होती है। अतः मैलिक पथ
कैल्विन पथ जिसके परिमाण स्वरूप शर्करा बनता है वह C3 एवं C4 पौधों में सामान्य रूप से होता है। C4 पौधों में पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में यह संपन्न नहीं होता, किंतु कुलाच्छद कोशिकाओं में केवल कारगर होता है। इस वीडियो में हमने सीखा ATP तथा NADPH कहाँ उपयोग होता है और C4 पथ। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रकाश श्वसन और प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। धन्यवाद।